ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से सेकेंड वीडियो माने अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स से लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं, जो इसमें मोटा मोटी 15 से 16 आज के दौर में 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आपको इकोनॉमी से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए समय को हम गवाएंगे नहीं। भारत को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। और आज़ादी से पहले 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के गुलाम था। ठीक है, और उस समय भारत को सोने की क्या चीज चिड़िया कहा जाता था। सोने का चिड़िया किसको कहा जाता था? भारत को कहा जाता था। ठीक है, फूट डालो और शासन करो, ये किसका नीति था? तो ये अंग्रेजों का नीति था, जो 1858 ईस्वी से लागू हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछ सकता है, फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाया गया था? 1858 को अपनाया गया। ठीक है, किसने लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता, पशुपालन आता, मछली पालन यानी मत्स्य पालन, जंगलों से प्राप्त वस्तु यानी वन कहिए, खनन कहिए। ठीक है, खनन हो, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, कृषि हो, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज व्यवसाय आते हैं, निर्माण कार्य आते हैं, जीवनोपयोगी सेवा जैसे गैस बिजली आते। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग एवं बीमा आते हैं, परिवहन आते, संचार आते एवं व्यापार आते। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो संचालन करता है वो निजी व्यक्तियों द्वारा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन वो किसके द्वारा होता है? तो संचालन इसका देश की सरकार द्वारा होता है। ठीक है, देश की सरकार द्वारा होता है, जो सामाजिक कल्याण के लिए करता। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन निजी व्यक्ति और देश की सरकार दोनों मिलकर करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन भाग लेते हैं? तो निजी व्यक्ति भाग लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन कौन करता है? देश की सरकार करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन कौन करता है? तो निजी व्यक्ति और देश की सरकार दोनों मिलकर करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चीन और क्यूबा आते हैं, जबकि और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत देश आते। ठीक है, भारत में योजना आयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 के हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 2014 में योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 2014 में योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते? देश के प्रधानमंत्री होते। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, योजना आयोग द्वारा कुल कितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे? तो 12 पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे। ठीक है 12 पंचवर्षीय योजना। तो वही बात है, योजना आयोग द्वारा कुल कितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे? 12 पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 से शुरू किया गया था, 1956 तक चला था। माने पंचवर्षीय के मतलब 5 वर्षों की योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुआ था। और कब तक हुआ था? 56। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 51 से 56 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 56 से 61 था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 85 से 90 था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल क्या था? तो 2002 से 2007 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 7 से 12 था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 2012 से 17 था। लेकिन 2014 में इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये कभी कभी पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है, माने कब से कब तक चला से, ये से याद रखना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको संक्षेप में एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त
1952 को हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। और इसके पदेन सदस्य कौन होते? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते, ठीक है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग को होता है। तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। अब प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? योजना आयोग करता है। लेकिन अंतिम रूप से जो अनुमोदित करता है, ठीक है, या स्वीकृत उसको प्रदान करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC। योजना को कौन तैयार करता है? बोले पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता है? तो योजना आयोग करता है। लेकिन उसका अंतिम निर्णय या अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने जारी किया था, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते, जीवन आशा होते, शिक्षा प्राप्ति होती है और जीवन स्तर होते। इसी तीनों के जरिए से मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। प्रथम मानव विकास सूचकांक जो जारी किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने जारी किया था, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। और जब से मानव विकास सूचकांक जारी होता है तब से प्रथम स्थान पर नॉर्वे आता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के मामले में विश्व का प्रथम देश कौन है? नॉर्वे। और भारत में पूछेगा कि कौन से राज्य प्रथम स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में, तो मारिएगा आप केरल, ठीक है। केरल है प्रथम स्थान पर। 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? था 8 करोड़ से अधिक था। और 2001 में भारत की अगर जनसंख्या पूछेगा तो 102 करोड़, ठीक है, 102.9 करोड़, तो मानिए 102 करोड़ के आसपास, ये 8 करोड़ से अधिक। तो 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक, जबकि भारत की जनसंख्या 102 करोड़, ठीक है। और 2001 में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? तो 2.5% था, जबकि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 1.9% था। 2001 में बिहार की साक्षरता दर क्या था? तो 47.53 था। 2001 में बिहार की साक्षरता दर क्या था? 47.53 था, जबकि भारत का क्या था? 65.4% था, ठीक है। उसके बाद 2001 में, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिहार के कितने प्रतिशत लोग थे? तो 42.6। माने बिहार में जो था ना, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने गरीब थे? तो 42.6% थे। माने 100 में मानिए 43 आदमी गरीब थे, ठीक है। और भारत में 2001 के अनुसार भारत में कुल कितने गरीब थे? तो 26% व्यक्ति गरीब थे। 2001 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 3978 रुपये। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 3948 रुपये, 3948 रुपये, जबकि भारत में कितना था? 13,226 रुपये था। गरीबी रेखा की जो माप की जाती है वो कैलोरी में की जाती है। किस में की जाती है? कैलोरी में की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया, ठीक है। तो गरीबी रेखा की माप कैलोरी में की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कितने कैलोरी चाहिए? 2400 कैलोरी, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिए। नरेगा हो या योजना आयोग हो या नीति आयोग, सब गैर संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ध्यान में रखिए। तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना, ग्रामीण रोजगार देने की, तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाता है और यह एक राष्ट्रीय योजना है। और इसके अंतर्गत एक साल में कम से कम 100 दिनों को रोजगार दिया जाता है। नरेगा के अंतर्गत एक साल में लगभग कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एन के मतलब नेशनल, आर के मतलब रूरल, ई के मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जी के मतलब गारंटी, ए के मतलब एक्ट, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिए। किससे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था था? भारत में। भारत में योजना का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। अगर नीति आयोग पूछेगा तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो श्री नरेंद्र मोदी थे और अभी भी वही है, ठीक है, ध्यान में रखिए। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। हम भारत है वो विकासशील देशों के श्रेणी में आता है, ध्यान में रखिए। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? तो उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? तो शोषण किया था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या होती है? तो प्रणाली होती है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किससे दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है, ठीक है। आर्थिक विकास के माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना गया था? प्रति व्यक्ति आय को। साधनों के मामले धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? तो दयनीय। बिहार में डैश ही जीवन का आधार था। बिहार में कृषि जीवन का आधार है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाढ़ है, ठीक है। सब्जेक्टिव से देख लीजिए, आप लोग को तो तैयारी कराए हुए हैं, फिर से हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव के रिवीजन करवा दे रहे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा गरीबी कैंसर रोग की तरह, ये किसने कहा था? कुजनेट कहा था। और गरीबी को कुचक्र के रूप में परिभाषित किसने किया था? रैगनर नर्कस ने किया था। कुचक्र के रूप में परिभाषित रैगनर नर्कस ने किया था। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, बात कौन कहा था? तो रैगनर नर्कस ने कहा था, ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा गोवा का है, सबसे कम बिहार का है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य का उच्चतम प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा का न्यूनतम, माना सबसे कम किसका? बिहार में। बिहार का, बिहार में भी सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा पटना का प्रति व्यक्ति आय अधिक और न्यूनतम है शिवहर का, ठीक है। न्यूनतम किसका है? शिवहर का है। सूत्र y बराबर सी प्लस आई किसने दिया? तो केन्स ने दिया। ये फार्मूला y बराबर सी प्लस आई किसने दिया? केन्स ने दिया। तो सूत्र y बराबर सी प्लस आई में आई का अर्थ क्या होता? तो विनियोग होता। सी का अर्थ क्या होता? तो उपभोग व्यय होता। y का अर्थ क्या होता? राष्ट्रीय आय होता। तो y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? तो विनियोग, सी क्या? उपभोग व्यय है, y क्या था? राष्ट्रीय आय। यह सूत्र कौन दिया था? तो केन्स ने दिया था, ठीक है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1868 में किया था। और दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना किया था, ठीक है। तो वह कौन सी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। पहली गणना कौन किया था? दादा भाई नौरोजी 1868 में। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया, और इसी पुस्तक को उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या था? 25,494 रुपये। भारत में वित्तीय वर्ष कब से लागू होता? तो 1 अप्रैल से शुरू होता और 31 मार्च तक चलता, ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? भारत में पूछ रहा था, गोवा सबसे कम पूछता तो बिहार। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना का। सबसे कम किसका है? तो शिवहर का। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। पाकिस्तान का भी रुपया। बांग्लादेश की क्या? टका। नेपाल का क्या? रुपया। अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या? डॉलर। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। रूस का क्या है? रूबल है। रूबल किसकी मुद्रा है? तो रूस की। सिंगापुर के क्या है? डॉलर। अफगानिस्तान के क्या है? तो अफगानी है। ईरान के क्या है? रियाल है। इराक के क्या? दिनार है। स्वीडन का क्या है? तो कोरोना, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, इसलिए बढ़िया से इसको देख लीजिए। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता था? मुद्रा को दिया जाता। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के क्या था? जीवन शक्ति। मुद्रा के विकास का इतिहास। मानव सभ्यता के विकास का क्या है? तो इतिहास है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो उपलब्धि। मुद्रा विनिमय का क्या है? तो माध्यम। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया था? सरल हो गया। मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो सेवक है। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। साख का मुख्य आधार क्या होता? तो विश्वास।
गैर संसार वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो महाजन है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक ने। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 1935 में। ठीक है, इसका आगे चर्चा करेंगे। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी? 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। इसका मुख्यालय